भारत में एक होम ग्रोन टेररिज्म की जो मूवमेंट इस बार देखने को मिली 2025 में, ये पहली बार नहीं है कि जब भारत में होम ग्रोन टेररिज्म यहाँ पर इमर्ज किया हो। इनफैक्ट होम ग्रोन टेररिज्म को टैकल करने के लिए भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास एक एक्सपीरियंस पास्ट लेवल पर इंडियन मुजाहिदीन का पहले भी था। लेकिन जो 2025 में लाल किला की जो घटना होती है, उस घटना के बाद खास करके जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर एक नया टास्क इस मोमेंट पर आता है। आज इस वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा समझने का कि जो ये 2026 का साल अब चल रहा है, इस साल में सबसे महत्वपूर्ण तरीके से इंटेलिजेंस ब्यूरो किस एजेंडा पे काम करेगी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए इस मोमेंट पर 2026 में सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज टैकल करने का क्या होगा। ये जो होम ग्रोन टेररिज्म है, जिसको हम वाइट कॉलर टेररिज्म के भी नाम से जानते हैं, इस एजेंडा को समझने के लिए आपको ये पूरी चीज़ इमर्ज कैसे हुई भारत में, ये जानने की आवश्यकता है। स्टोरी स्टार्ट होती है 1977 से। 1977 में इंडिया में उस समय एक संगठन बनता है जिसका नाम था स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये सिम्मी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया नाम का जो संगठन था, इस संगठन ने उस समय जब ये बना तो फोकस सारा किया कि वो देश में जितने भी मुसलमान लोग हैं उनके बेसिकली विकास कार्य के लिए ये काम करेगी। एक प्रकार की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ टाइप की चैरिटेबल ट्रस्ट के तरीके से इसने आपको पोजीशन किया और ऑब्जेक्टिव था कि मुसलमानों के जितने भी वीक एरियाज़ हैं उन वीक एरियाज़ पे ये ग्रेजुअली काम करेगी। उसमें से एक वीक एरिया जिस पे इसने काम करना चालू किया वो था एजुकेशन का। और उस टाइम से ये संस्था जो है सरकार के इंटेलिजेंस रडार में भी आई, क्योंकि एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट था एजुकेशन का जो उन्होंने पकड़ा, जहाँ पर एक फाइन बैलेंस होता है कि एक जगह पर एजुकेशन और वो एजुकेशन कहीं रेडिकलाइजेशन में ना बदले। इस चीज़ को देखने के लिए ये संस्था 1977 से ही पहली बार सरकार के रडार में थी। लेकिन 1979 में जब सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका ने, पाकिस्तान ने, सऊदी अरेबिया ने मिलकर एक जिहाद चालू करा, तो उस जिहाद के दौरान 1980 से लेकर 1989 तक पाकिस्तान की मदद से अफ़गानिस्तान के अंदर इस जिहादी कैंपेन में सबसे पहले गठन हुआ 1985 में मरकाज़-उद-दावा वल-इरशाद नाम की संगठन का। मरकाज़-उद-दावा वल-इरशाद जो है उसके साथ एसोसिएटेड था हाफिज़ सईद। हाफिज़ सईद वही व्यक्ति है जिसने आगे जाकर लश्कर-ए-तैयबा भी बनाया। ये व्यक्ति पाकिस्तान के द्वारा क्रिएट किया हुआ, पाकिस्तान का एक मौलाना, इस व्यक्ति ने पाकिस्तान के बिहाफ पर अफ़गानिस्तान के अंदर सोवियत के खिलाफ एक जिहाद कैंपेन चलाया। इस जिहाद कैंपेन में सक्सेसफुल होने के बाद 1988 में जब सोवियत का जिहाद का कैंपेन ख़त्म हुआ तो 1989 में फाइनली मरकाज़-उद-दावा वल-इरशाद के तहत पाकिस्तान ने हाफिज़ सईद का प्रयोग करके हाफिज़ सईद को लश्कर-ए-तैयबा नाम की संगठन बना के दी। हाफिज़ सईद को लश्कर-ए-तैयबा बना के देने के बाद पाकिस्तान ने उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि अब आप जो है कश्मीर घाटी में जिहाद करेंगे। एक जगह पर कश्मीर घाटी में 1990 से लश्कर-ए-तैयबा ने जब जिहाद चालू किया तो वो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड संगठन था। उसी दौरान जो है 1990 के दौरान ही कश्मीर घाटी में इंडिजिनस कश्मीरी लोगों को एकजुट कर पाकिस्तान ने उनको असला बारूद देकर हिजबुल मुजाहिदीन के तहत एक इंडिजिनस अपराइजिंग भी क्रिएट करने की कोशिश करी। तो 1990 का सिनेरियो कश्मीर का ये था कि वहाँ पर एक जगह पर लश्कर-ए-तैयबा जो पाकिस्तान एक्सटर्नल स्पॉन्सर्ड ट्रेंड इन अफगानिस्तान वो वाला एक रेल्म काम कर रहा था, और दूसरी जगह पर खास करके कश्मीर घाटी में एक इंडिजिनस प्लस फॉरेन ब्लेंड करके एक ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल मुजाहिदीन बनाई थी। ये कश्मीर घाटी के अंदर जो जिहाद चलता रहा ये काफ़ी लंबे समय तक चला। लेकिन ये जिहाद कश्मीर घाटी में इस पॉइंट तक पहुंच गया कि ईयर 2000 में जब मौलाना मसूद अज़हर को फाइनली रिलीज़ किया गया IC 814 की हाईजैकिंग के बाद एज अ स्वैप, उस कॉन्टेक्स्ट में मौलाना मसूद अज़हर ने जाकर जैश-ए-मोहम्मद बनाई। 1989 से लेकर 2000 तक 11 साल लश्कर-ए-तैयबा की यूटिलिटी कश्मीर घाटी में काफ़ी स्ट्रेंथन हो चुकी थी। लेकिन इसी 11 साल के पीरियड में भारत की सुरक्षा फोर्सेस ने लश्कर-ए-तैयबा को कमज़ोर भी कर दिया था। इस कॉन्टेक्स्ट में जब 2000 में जैश-ए-मोहम्मद बनी तो जैश-ए-मोहम्मद का सबसे पहला उद्देश्य ये था कि एक डाउन ट्रेंड में जाने वाली नोज डाइविंग लश्कर-ए-तैयबा का एक रिवाइवल क्रिएट करे। इसीलिए जैश-ए-मोहम्मद को उस समय ISI ने 2000 के वर्ष में पहली बात तो कश्मीर घाटी में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन सारा गेम बदल गया 2001 में जब 9/11 का अटैक हुआ। 9/11 के अटैक के बाद सबसे पहले भारत के अंदर अगर हम बात करें तो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिम्मी नाम का जो संगठन था, जो 1977 से मुसलमानों के विकास के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना हुआ था, इस संगठन ने सबसे पहले 9/11 के एक्ट के बाद पूरे भारतवर्ष में उस समय रैलियां निकाल के ओसामा बिन लादेन को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करी। जिस चीज़ का भारत सरकार को डर था वो चीज़ फाइनली प्रूव हुई कि सिम्मी एक ऐसा संगठन था
जो बना था मुसलमानों के विकास कार्य के लिए, लेकिन इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म हुआ एक रेडिकल संस्था में। जब उसने ओसामा बिन लादेन को ग्लोरीफाई किया तो 2001 में उसी समय भारत की सरकार ने निर्णय लेते हुए स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत पहली बात तो बैन कर दिया। सिम्मी का सारा कैडर अब बैंड था, अंडरग्राउंड हो चुका था। तो पहली बात तो भारत के अंदर ये परिस्थिति थी। दूसरा, सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जब भारत में सिम्मी बैन हो गया, अब अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना चालू करा कि 9/11 के बारे में आपको पूरी भनक थी, आपने हमारा सहयोग नहीं किया। उस समय भारत ने भी जाके अमेरिका को ये बात बताई कि हम आपको पिछले 1 दशक से ज़्यादा बोल रहे थे कि ये आतंकवादी हरकतें करते हैं, इनके आतंकवाद के ऊपर आप काबू पाइए। उस दौरान फाइनली अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान को लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद दोनों की पहली बात तो फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। पर समस्या ये थी आईएसआई के लिए पाकिस्तान की कि अगर लश्कर तैयबा की एक्टिविटीज़ को हमने कम्प्लीटली बंद कर दिया तो कहीं ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो जाए, पहली बात, कि लश्कर तैयबा हमारे ऊपर ही थ्रेट बन जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में 2001 में खास करके 9/11 के बाद पाकिस्तान की आईएसआई ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, और निर्णय ये था कि क्यों ना इस लश्कर तैयबा को, जो अभी कश्मीर घाटी में एक्टिव थी, इसको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। यहाँ से गौर कीजिएगा चीज़ें जो बदल रही हैं। 2001 में लश्कर तैयबा के हाफिज़ सईद को उठाकर सबसे पहले पाकिस्तान के इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर इलाके से निकालकर, पंजाब में उसका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था वहाँ से उसको निकालकर सबसे पहले आईएसआई उसको कराची ले गई। कराची ले जाकर वहाँ पर 2002 से लेकर लगभग 2004 तक कराची में आईएसआई के अधिकारी, पाकिस्तान के मिलिट्री के अधिकारी, एक जगह पर हाफिज़ सईद और चौथी जगह पर खास करके दाऊद इब्राहिम, इन चारों के बीच में रेगुलर मीटिंग्स हुई। कराची जो एक हब बन चुका था जहाँ पर ये सारी मीटिंग्स होती थी, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट कंसेप्चुअलाइज किया गया। प्रोजेक्ट का नाम था कराची प्रोजेक्ट। इस कराची प्रोजेक्ट के तहत अब एक निर्णय ये लिया गया कि क्योंकि अमेरिका का दबाव है, कश्मीर घाटी में टेररिज्म करना मुश्किल है, इस कॉन्टेक्स्ट में लश्कर तैयबा की एक्सपर्टीज़ को प्रयोग किया जाए और उसको भारत के अंदर, कश्मीर घाटी को छोड़ के भारत के अन्य इलाकों में उसका प्रयोग किया जाए। पर वो प्रयोग कैसे होगा? उस प्रयोग के लिए सबसे पहले तो दाऊद इब्राहिम का साथ लिया गया, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के जितने नेटवर्क्स भारत में थे, आईएसआई ने बोला कि अब हमारे को आपके नेटवर्क्स की आवश्यकता है, और इस व्यक्ति के जितने नेटवर्क्स थे उन नेटवर्क्स का प्रयोग किया गया इस तरीके से कि आईएसआई ने अब ये इंश्योर किया कि दाऊद इब्राहिम जो है, सबसे पहले वो अपने नेटवर्क्स को शेयर करेगा लश्कर तैयबा से। लश्कर तैयबा का हाफिज़ सईद जो है उन नेटवर्क्स का प्रयोग करेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये था कि दाऊद इब्राहिम के सारे नेटवर्क्स थे भारत में, पर ये भारत के अंदर नेटवर्क्स एक्टिवेट कैसे किए जाएंगे, यहाँ पर लोगों को कैसे लाया जाएगा? तो यहाँ पर उस समय दाऊद इब्राहिम का एक रिकमेंडेशन आया कि भारत की सरकार ने अभी हाल ही में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिम्मी को 2001 में बैन किया है। तो ये एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलरेडी वोलेटाइल है, रेडिकलाइज्ड है। क्यों ना मैं आपको संपर्क इन लोगों से साधूँ, क्यों ना आप इन लोगों से संपर्क साध के इन लोगों का प्रयोग करें। यही गेम प्लान बना कराची प्रोजेक्ट में। कराची प्रोजेक्ट में आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क्स का प्रयोग किया। दाऊद इब्राहिम ने अपने नेटवर्क्स के थ्रू स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के कैडर जो अंडरग्राउंड छुपा हुआ था उसको एक्टिवेट किया। आईएसआई ने इन लोगों को, जो सिम्मी के लोग थे, उन लोगों को पहली बात भारत के अलग अलग कोनों से निकाल कर दुबई लेके गए, दुबई से उनको कराची लाए। कराची में जब लेकर आए तो आईएसआई ने लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज़ सईद की लीडरशिप में कराची के अंदर ऑपरेशनल ट्रेनिंग बेसिस बनाए। ये जो भारत से मुसलमान सिम्मी से जुड़े हुए दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क के थ्रू दुबई के वाया कराची पहुँचे, इनको कराची में लश्कर तैयबा के तहत बेसिक ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग किस बात की थी कि आप भारत जाइए, भारत जाकर वहाँ पर लोकल मटेरियल्स का प्रयोग कीजिए, लोकल मटेरियल का प्रयोग करके अमोनियम नाइट्रेट वगैरह का प्रयोग करके जो है भारत के अंदर आप लोग ही अटैक कीजिए। गेम प्लान समझिए। लश्कर तैयबा भारत के मुसलमानों को ट्रेनिंग दे रही है। लश्कर तैयबा की ट्रेनिंग देने के लिए दाऊद इब्राहिम अपने नेटवर्क्स का प्रयोग कर रहा है। दाऊद इब्राहिम नेटवर्क्स के प्रयोग से सिम्मी को कांटेक्ट कर रहा है। सिम्मी के व्यक्ति जो हैं भारत के अंदर, जो भारतीय नागरिक हैं, वो दुबई जाते हैं, दुबई से वो कराची जाते हैं। दाऊद इब्राहिम की लीडरशिप में मौलाना मसूद अज़हर, मौलाना ये अपना हाफिज़ सईद, इन सारे लोगों की लीडरशिप में कराची के अंदर इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग देकर जब ये लोग वापस आते हैं तो यहाँ पर आके इनको ऑब्जेक्टिव होता है कि पहली बात आप ये करेंगे कि यहाँ पर आके आप सबसे पहले तो भारत के अंदर अलग अलग स्थानों में टेररिस्ट अटैक करेंगे। कराची प्रोजेक्ट जब 2004 में फाइनली कंसेप्चुअलाइज हुआ और 2005 से इसको एग्जीक्यूट करने की सोची, तो एग्जीक्यूशन के दौरान सबसे पहले तो ये किया गया कि अगर सिम्मी बैंड है तो सिम्मी का बैन किसी तरीके से अब रिवोक तो हो नहीं सकता, तो सिम्मी को क्यों ना हम रिवाइव करें एक नए नाम से। और यहाँ पर गेम खेला गया।
कराची प्रोजेक्ट के सबसे पहला एग्जीक्यूशन भारत में 2006 में देखा गया। 2006 में कराची प्रोजेक्ट के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन हुआ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको पीएफआई के नाम से जानते हैं, वो कराची प्रोजेक्ट का एक फलक्रम था, कराची प्रोजेक्ट का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में सारे पुराने सिम्मी के लोग आए, और आप सोच के देखिए कि वो सिम्मी जिसको सरकार ने बैन किया, उसी के लोगों ने अब अपने आप को रिवाइव करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तहत अपनी न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो एक पॉलिटिकल फ्रंट बना, जिसने बात करी कि हम देश में राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन उसी के अंदर ऐसे सेल्स थे, स्लीपर सेल्स थे, जो उस समय ग्रेजुअली कराची जाते थे वाया दुबई, और वो कराची में जाकर ट्रेनिंग प्राप्त करते थे, और ट्रेनिंग प्राप्त करके वापस आकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़कर एक जगह पर अग्रेसिव पॉलिटिक्स करते थे। और ये अग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पर जब ये व्यक्ति कराची से ट्रेन होकर आते थे तो इनको चैनलाइज किया जाता था टेररिज्म करने के लिए। और इसी रीज़न से आप देखिए कि 2004 में कराची प्रोजेक्ट बनता है, 2006 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कराची प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए बनती है, और 2007 में कराची प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से निकलती है इंडियन मुजाहिदीन। तो इंडियन मुजाहिदीन क्या है? इंडियन मुजाहिदीन जो 2007 में बनी, वो किससे रिलेटेड है? पीएफआई से। पीएफआई क्या है? एक फीडर है इंडियन मुजाहिदीन का। पीएफआई कौन है? सिम्मी है। तो सिम्मी का रिवाइवल पीएफआई में होता है, पीएफआई से निकलती है इंडियन मुजाहिदीन, और इंडियन मुजाहिदीन का गेम क्लियर है कि भारतीय मुसलमान भारत के अलग अलग स्थानों में जाकर भारत के अंदर एक होम ग्रोन टेररिज्म क्रिएट करेंगे। पाकिस्तान को इससे प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी मिल गई। पाकिस्तान ने पूरे विश्व में जाकर बोलना शुरू कर दिया कि हम तो भारत के अंदर कोई अटैक ही नहीं करते, भारत के अंदर तो भारत के माइनॉरिटीज़ अटैक करते हैं, माइनॉरिटी खतरे में है, माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है, इसीलिए माइनॉरिटी रिवोल्ट कर रहा है। और घूम फिर के पाकिस्तान ने इस डिबेट को कहाँ लेके गए कि ये भारत की डेमोक्रेसी की कमज़ोरी है, कि भारत की डेमोक्रेसी इतनी कमज़ोर है कि वो इंक्लूसिव नहीं है। और जैसे ये हुआ, भारत में पॉलिटिकल लेवल पर इसका कॉन्सिक्वेंस हुआ, माइनॉरिटी अपीसमेंट और बढ़ गई। तो ये जब चीज़ें चल रही थी, तो 2007 में जब इंडियन मुजाहिदीन बनी, इस इंडियन मुजाहिदीन ने 2008 से लेकर 2012-13 तक सबसे पहले तो पूरे भारत के अंदर अलग अलग स्थानों में जगह जगह पर जाके ब्लास्ट करे। और सबसे बड़ा गेम प्लान आईएसआई का देखिए आप, एक जगह पर जब उन्होंने कराची प्रोजेक्ट के तहत इंडियन मुजाहिदीन पीएफआई इसके अंदर सिम्मी का रिवाइवल करके ये गेम खेलने की कोशिश करी, उसी दौरान आईएसआई ने एक अपना नया पेट प्रोजेक्ट शुरू करा, जिसको उस समय हम कह रहे थे सैफरन टेररिज्म का डिबेट। और यही सैफरन टेररिज्म का कॉन्सेप्ट था कि पेंट करो कि भारत के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग जो हैं वो टेररिस्ट हैं, और वो टेररिज्म वहाँ से प्रूव हो रहा है कि जिसकी वजह से मुसलमान प्रोवोक होकर काउंटर रिस्पॉन्स कर रहा है। तो एक पूरे के पूरे कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने का गेम। खैर, सैफरन टेररिज्म की पूरी चर्चा यहाँ पर हम नहीं कर रहे, वो एक बहुत बड़ा गहरा विषय है जिसके बारे में कभी अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पर इस तरीके से कंसेप्चुअलाइज किया गया। दूसरी बात, 2008 से लेकर जो 2012-13 तक का पीरियड था, जब इस पीरियड में इंडियन मुजाहिदीन ने अलग अलग स्थानों पर अटैक किया, यहाँ पर चाहे जर्मन बेकरी ब्लास्ट हो, इससे लेकर पूना, अहमदाबाद, संकट मोचन मंदिर से लेकर बनारस, हर स्थानों पर जा जाकर जहाँ पर ब्लास्ट हुए, इन सारी जगहों पर पहली बात तो इंडियन मुजाहिदीन का इम्प्रिंट था। 2013 तक ये चीज़ चलती रही, लेकिन 2013 तक भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के तहत पूरी की पूरी इंडियन मुजाहिदीन को न्यूट्रलाइज कर दिया। और जब ये न्यूट्रलाइज हुए, तो उसके न्यूट्रलाइजेशन के बाद इंडियन मुजाहिदीन धीरे धीरे क्रैक कर गई। आपको सुन के एक चीज़ के बारे में बड़ा आश्चर्य होगा, और आपको शायद ये बात पता भी नहीं होगी, जो शायद आप आज सुने और शायद चौंक भी जाएं सुन के, कि इस इंडियन मुजाहिदीन को काउंटर करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जिस व्यक्ति, जिस अधिकारी का सबसे क्रूशल रोल था, उसका नाम था सैयद आसिफ इब्राहिम। सैयद आसिफ इब्राहिम एक आईपीएस अधिकारी, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे, जिन्होंने इस पूरे इंडियन मुजाहिदीन की रीढ़ की हड्डी तोड़ी। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि जब सैयद आसिफ इब्राहिम जो आईबी के डायरेक्टर थे, जिन्होंने इसकी पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ी, तो ये पूरा का पूरा होम ग्रोन टेररिज्म पार्ट 1 जो था, ये कोलैप्स कर गया। 2014 में विश्व में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, आईसिस नाम का संगठन रिवाइव हुआ। ये रिवाइव मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, क्रिएट नहीं कर रहा, क्योंकि आईसिस की अगर आप इतिहास को जानते हैं तो वो आईसिस निकला है अलकायदा से। आईसिस अलकायदा का एक म्यूटेटेड वर्जन है। तो एक जगह पर अलकायदा थी, अलकायदा की कमजोरी हुई, कमजोरी से निकला आईसिस। खैर, उस डिबेट में हम नहीं जा रहे। 2014 में डॉक्टर अबू बकर अल बगदादी ने आईसिस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का गठन किया। आईसिस का जब गठन हुआ, तो उस समय जब पूरे विश्व में टेरर चल रहा था, भारत के अंदर एक खतरा ये था कि कहीं भारत में आईसिस के अटैक ना हो जाए। इसी चीज़ का नापाक फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने 2014 से हिजबुल मुजाहिदीन की गतिविधियाँ
कश्मीर घाटी में दोबारा से रिवाइव कर दी। कश्मीर घाटी में दोबारा से इन्होंने लश्कर तैयबा को और कश्मीर घाटी में दोबारा से इन्होंने जैश ए मोहम्मद को रिवाइव कर दिया। अब गौर कीजिए कि 2014 से गेम प्लान क्या था। 2014 से लेकर लगभग 2018-19 तक कश्मीर घाटी में एक जगह पर हिजबुल मुजाहिदीन लड़ रही है। कश्मीर घाटी में 2014 से 2018 तक हिजबुल मुजाहिदीन जो है वहाँ के लोकल यूथ को फोकस कर रही है, यूथ को इंगेज कर रही है। 2014 से 2016 का पीरियड आपको याद होगा, बुरहान वनी का पीरियड था, जब एक यूथफुल आदमी बुरहान वनी, जिसको कश्मीर घाटी में साउथ कश्मीर का हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बनाकर ISI ने पेश किया ताकि यूथ उससे अट्रैक्ट हो। दूसरा, एक जगह पर जब हिजबुल मुजाहिदीन यूथ के ऊपर फोकस कर रही थी, डिजिटल टूल्स के ऊपर फोकस कर रही थी, उसी समय लश्कर तैयबा ने और जैश ए मोहम्मद ने सिक्योरिटी फोर्सेस को कश्मीर में टारगेट करना शुरू करा। जब 2014 से लेकर 18 तक एक जगह पर जब लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद सिक्योरिटी ट्रूप्स को टारगेट कर रहे थे, हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर के यूथ को टारगेट कर रही थी, विश्व में ISIS का कैंपेन चल रहा था। उसी दौरान 2014 में ISIS ने भारत के अंदर भी फ्रेंचाइजी मॉडल के तहत अपनी फ्रेंचाइजी लगाने की कोशिश करी। सबसे पहला फ्रेंचाइजी ग्रुप जो इन्होंने बनाया ISIS वालों ने भारत के अंदर, वो था हरकत-ए-हिज़्ब-ए-इस्लामी। हरकत-ए-हिज़्ब-ए-इस्लामी नाम का ये जो संगठन था, इसमें ISIS ने सबसे पहले कोशिश ये करी कि जितने भी लोग हैं वहाँ पर भारत के अंदर जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सिम्मी, इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े थे, कहीं ना कहीं उनको एकजुट करो। जब हरकत-ए-हिज़्ब-ए-इस्लामी एक पार्ट ऑफ भारत में चलने लगी तो उसी दौरान इन्होंने यूसुफ अल हिंदी नाम का दूसरा संगठन क्रिएट कर दिया। तो यूसुफ अल हिंदी जो है वो कौन सा था, वो भी ISIS की एक फ्रेंचाइजी थी। और तीसरा इन्होंने बनाया अंसार उल तौहीद। तो अब आप चीज़ को देखिए, कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, बाकी भारत में इस मोमेंट पर 2014 से ISIS, हरकत-ए-हिज़्ब-ए-इस्लामी, अंसार उल तौहीद और सबसे महत्वपूर्ण यूसुफ अल हिंदी, ये तीन संगठनों का प्रयोग करके 2014 से लेकर 2018 तक ISIS ने ये तीन फ्रेंचाइजीज चलाई। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ISIS अलकायदा से निकला था, तो ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई अलकायदा जो है वो अपने आप को पीछा महसूस कर रही थी, पिछड़ा महसूस कर रही थी। अलकायदा को ये लग रहा था कि भाई कश्मीर घाटी में ये लोग बाकी पाकिस्तान वाले तंजीम लड़ रहे हैं, बाकी भारत के अंदर ISIS ने अपनी तीन फ्रेंचाइजी खोल ली हैं, हम तो पीछे रह गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अलकायदा ने ISIS से संपर्क साधने की कोशिश नहीं करी। ISIS को कम्पीट करने के लिए, काउंटर करने के लिए अलकायदा ने पाकिस्तान से समर्थन मांगा। पाकिस्तान को बोला कि भाई ISIS की यदि फ्रेंचाइजी भारत में है तो हम उस फ्रेंचाइजी के तहत कंपटीशन पेश करना चाहते हैं भारत में। पाकिस्तान को ये चीज़ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगी, क्योंकि उसके लिए एक जगह पर हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद कश्मीर में लड़ रहे हैं, ISIS की फ्रेंचाइजियाँ यहाँ पर बाकी भारत में लड़ रही हैं और अलकायदा बाकी भारत में ही आना चाहता है। तो पाकिस्तान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया और ये काम हुआ लगभग 2017 में। 2017 में पाकिस्तान ने बोला अलकायदा को, आपको अगर भारत में जाना है तो हमारे पास एक व्यक्ति है जाकिर मूसा। जाकिर मूसा हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा था। जाकिर मूसा उस समय कश्मीर घाटी में जब लड़ रहा था तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि उसको बेसिकली लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ऑपरेट नहीं करने दे रहे थे। तो ISI ने अलकायदा को बोला, हमारे हिजबुल मुजाहिदीन का ये आदमी जाकिर मूसा, इसको आप ले लो। जैसे ही उन्होंने इस व्यक्ति जाकिर मूसा को पकड़ा, जाकिर मूसा को पाकिस्तान की ISI ने हिजबुल मुजाहिदीन से लोन करके अलकायदा को दिया। अलकायदा ने उस व्यक्ति का प्रयोग करके भारत में अपनी सबसे पहली फ्रेंचाइजी खोली ISIS के कंपटीशन में, जिसका नाम रखा अंसार गज़वत उल हिंद। अंसार गज़वत उल हिंद जो 2017 में बनी, ये अलकायदा की फ्रेंचाइजी थी और ये अलकायदा की फ्रेंचाइजी ISIS के हरकत-ए-हिज़्ब-ए-इस्लामी, अंसार उल तौहीद और सबसे इम्पोर्टेंटली यूसुफ अल हिंदी के कंपटीशन में आई। अब भारत में अलकायदा एक जगह पर कम्पीट कर रहा था, एक जगह पर ISIS कम्पीट कर रही थी, एक जगह पर ISIS की तीन फ्रेंचाइजियाँ थी, दूसरी जगह पर अलकायदा का सबसे इम्पोर्टेंटली यहाँ पर जो फ्रेंचाइजी थी उसका नाम था अंसार गज़वत उल हिंद। जब ये सब चल रहा था तो इसी दौरान पाकिस्तान ने कोशिश ये करी कि भाई अब हम भारत के अंदर बाकी फोकस करते हैं, क्योंकि लश्कर, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर में तो लड़ ही रहे हैं, अलकायदा यहाँ पर अपना काम भारत में कर रहा है, ISIS अपना काम भारत में कर रहा है। तो इस दौरान ISI ने फिर से एक काम शुरू करा, उसने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को दोबारा रिवाइव करना शुरू करा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 2019 में जब इन्होंने दोबारा रिवाइव करना शुरू करा तो उसका सबसे पहला मैनिफेस्टेशन 2019 में भारत ने शाहीन बाग प्रोटेस्ट मॉडल में देखा। जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट मॉडल हमारे सामने दिखा, जहां पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की पूरी परछाई और इस PFI की परछाई के पीछे पूरी ISI की बैकिंग थी,
तो जब ये चीज़ यहाँ पर सामने दिखी तो भारत की सरकार को समझ आया कि गेम अब रिवर्स खेलना पड़ेगा। 2020 से भारत की सरकार ने गेम उल्टा करना शुरू कर दिया। उल्टा कैसे करना शुरू कर दिया? उन्होंने कहा कि आईएसआई को टारगेट नहीं करना है, सबसे पहले टारगेट करो आईएसआई के इकोसिस्टम को। और इकोसिस्टम को टारगेट करने के लिए पहले पूरी इन्फॉर्मेशन 1 साल लगा के गैदर करी 2021 में, और 2022 में सबसे पहले सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करा। अब आप देखिए, जैसे ही 2022 में पीएफआई बैन हुई तो एक पूरा का पूरा जो नोड था, जो बना था सिम्मी से निकल के पीएफआई, पीएफआई से निकल के आईएम, आईएम से फिर से पीएफआई, ये पूरा की पूरी चेन टूट गई। क्योंकि आईएम 2012-13 तक खत्म हो चुका था, पीएफआई की रिवाइवल करने की कोशिश करी, वो बैन हो गई। तो जैसे ही पीएफआई बैन हुई, अब बचा क्या? अब बचा सिर्फ और सिर्फ आईसिस के मॉड्यूल्स और अलकायदा का अंसार गज़वतुल हिंद। 2022 तक परिस्थिति ऐसी थी कि क्योंकि 2022 तक अबू बकर अल बगदादी जो कि आईएसआईएस का फाउंडर था, वो भी उस टाइम तक मारा जा चुका था। तो आईएसआईएस का अंसार गज़वतुल हिंद, जो अलकायदा का अंसार गज़वतुल हिंद है, वो केवल एकमात्र संगठन जो बचा था वो रह गया था। आईएसआईएस 2022 तक पहली बात तो भारत में काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। अब क्योंकि आईएसआईएस कमज़ोर हो चुका था, पीएफआई बैन हो चुकी थी, इसके बाद सारा फोकस था अंसार गज़वतुल हिंद पे। तो जैसे ही अंसार गज़वतुल हिंद के ऊपर फोकस डालना शुरू करा, अलकायदा ने तुरंत अपने आप को बैक ट्रैक कर लिया। अब जैसे ही अलकायदा ने अपने आप को बैक ट्रैक किया तो अंसार गज़वतुल हिंद को कोई ना कोई सपोर्टर चाहिए था, और वो सपोर्टर बना जैश ए मोहम्मद। क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा ने बोल दिया कि भाई हम कराची प्रोजेक्ट में आपके साथ पहले भी काम कर चुके हैं, वहाँ पर वो पूरा गेम न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो हम अब बाकी भारत में नहीं जाना चाहते। जैश ए मोहम्मद ने बोला कि आप मत जाओ, हम जाएंगे आपके बिहाफ पर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में 2023 में जैश ए मोहम्मद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी साधी कि अब वो सपोर्ट करेगा अंसार गज़वतुल हिंद को, और उसने धीरे धीरे भारत के अंदर स्लीपर सेल बनाने शुरू करे। और 2025 में जो फरीदाबाद में एक पूरा का पूरा स्लीपर सेल मॉड्यूल पकड़ा गया, जिसमें डॉक्टर जो थे वो फरीदाबाद से लेकर लखनऊ तक के पकड़े गए, ये सारे के सारे डॉक्टर एसोसिएटेड किससे थे? अंसार गज़वतुल हिंद से। ये सारे के सारे डॉक्टर जो भारत में वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल चला रहे थे, ये सारे के सारे डॉक्टर सबसे इम्पोर्टेंटली सिर्फ अंसार गज़वतुल हिंद से नहीं जुड़े थे, बल्कि ये जुड़े थे जैश ए मोहम्मद से। क्योंकि जैश ए मोहम्मद ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हम इनका समर्थन करेंगे और भारत में होम ग्रोन टेररिज्म चलाएंगे। तो इस मोमेंट पर अब आप समझने की कोशिश कीजिए 2026 में कि आज 2026 के वर्ष में सबसे बड़ी प्रायोरिटी भारत के लिए क्या है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि हिजबुल मुजाहिदीन, जो कि कश्मीर घाटी में ऑनलाइन डिजिटल रेडिकलाइजेशन का गेम खेल के सैचुरेट कर चुका है, उसका रिवाइवल ना होने देना। दूसरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए है कि कश्मीर घाटी में लश्कर और जैश ए मोहम्मद की स्पेस को रिड्यूस करना। और तीसरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि जैश ए मोहम्मद का जो ऑपरेशनल रोल है अंसार गज़वतुल हिंद को सपोर्ट करने का, अंसार गज़वतुल हिंद का समर्थन करने का, जिसके तहत भारत में एक वाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है, इस पर्टिकुलर चीज़ को रोकना। तो भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए 2026 के लिए टास्क ऑलरेडी उसके टेबल पर क्लियर कट हैं। और इस वीडियो के बाद आई बिलीव कि आपको भी ये जो पूरी स्टोरी है कि भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो का इस मोमेंट पर सबसे बड़ा टास्क और सबसे बड़ी सिक्योरिटी प्रायोरिटी क्या है, वो ये है अंसार गज़वतुल हिंद को रोकना, जिसमें अब अलकायदा का रोल कम और सबसे महत्वपूर्ण तरीके से जैश ए मोहम्मद का रोल सबसे ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि जैश ए मोहम्मद इस समय कश्मीर घाटी पे कम और बाकी भारत में अंसार गज़वतुल हिंद के साथ ज़्यादा अलाइन कर रही है, वेरएज़ कश्मीर घाटी में इस मोमेंट पर लश्कर अपने अपने द रेजिस्टेंस फ्रंट और अलग अलग प्रकार के जो नए संगठन बनाए हैं, उनके रिवाइवल के थ्रू वहाँ पर अपनी स्पेस बनाने की कोशिश कर रही है। तो आई बिलीव ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद।